हेलो गाइस। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज इन द क्लासरूम, जिसमें आती है पीयर ट्यूटरिंग, सोशल लर्निंग, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो हिंदी में हम अगर बोलेंगे तो कक्षा में सहकारी शिक्षण रणनीतियाँ, जिसमें सहकर्मी शिक्षण आ जाएगा, सामाजिक शिक्षण आ जाएगा, चिंतनशील शिक्षण और बहुसंवेदी शिक्षण। तो सबसे पहले हम पीयर ट्यूटरिंग या मित्र शिक्षक के बारे में बात करते हैं, या सहकर्मी ट्यूटरिंग के बारे में। तो जैसा आप सबको पता है, हमने सबने देखा है कि अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा होता था तो टीचर उसको बोलती है कि आप जो थोड़ा सा स्लो लर्नर है उसके साथ उसको समझाओ या ऐसे उसको बताओ। ऐसा होता था कि तो उसी टाइप से है ये पीयर ट्यूटरिंग, जिसे हम बोलते हैं मित्र शिक्षक। इसमें मतलब छात्र भागीदारी लेता है एक, और वो क्या करता है, वो मतलब कि जो उच्चतम उपलब्धि वाला छात्र होता है वो निम्नतम उपलब्धि वाले छात्रों के साथ जुड़ता है, उन्हें बताता है ताकि वो भी समझ सकें हैं और अच्छे से मतलब नंबर लाके पास हो सकें। मेन तो यही रहता है। और सेकंड है पीयर ट्यूटरिंग सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए एक इंटरवेंशन है, जिसमें सीखने वाले एवं सिखाने वाले दोनों लाभान्वित होते हैं। मतलब अगर कोई सिखाता है तो वो खुद भी सीखता जाता है, उसे खुद भी याद होता जाता है। ऐसा हम सबको पता है कि शिक्षा जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। थर्ड पॉइंट आता है पीयर ट्यूटरिंग से कक्षा 1 से 3 के छात्रों को अधिक लाभ मिला। अब उन्होंने जब इसको अप्लाई किया था तो उन्होंने ये देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कक्षा 1 से लेकर 3 तक के, उनको अधिक वो बेनिफिटेड हुए हैं। वैसे तो हर कोई होता है, हम सभी चाहे जितनी भी बड़ी क्लास में चले जाएं, चाहे हम कोई भी नॉलेज ले लें, अपना मास्टर्स कर लें, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर लें, या फिर पीएचडी कर रहे हैं, या फिर एमफिल कर रहे हैं, तो होता ही है कि हम अपने क्लासमेट से ना पूछते हैं कि आज सर ने क्या बताया है, कैसे हुआ। तो ये सब भी उसका ही पार्ट है पीयर ट्यूटरिंग का, कि मुझे समझा देना। हम ऐसे भी बहुत बोलते हैं अगर हमने कोई क्लास मिस कर दी होती है तो ये सीखने का तो कोई ऐसा होता नहीं है हमारी। जब तक हम कॉलेज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम पूछते हैं। कोई भी होता है वो पूछता ही है। नेक्स्ट आते हैं पीयर ट्यूटरिंग शिक्षकों को क्षमता स्तर एवं सामग्री स्तर में शैक्षिक उपलब्धि को बेहतर बनाने के लिए विविध शिक्षार्थियों को एक कक्षा को समायोजित करने की क्षमता देता है। अब उस क्लास में अगर शिक्षक हैं तो वो एज अ असिस्टेंट काम करते हैं वहाँ पर। जो इंटेलिजेंट मतलब बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं, वो अपने से मतलब कम जैसे स्लो लर्नर होते हैं, उनको सिखाने का काम करते हैं। तो मतलब जो टीचर होता है उसको मदद कर रहे होते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट है पीयर ट्यूटरिंग एक लचीली सहकर्मी की मध्यस्थता की रणनीति है। इसमें छात्रों को शैक्षणिक ट्यूटर्स और ट्यूटी के रूप में काम करना शामिल है। जो सीख रहा होता है उसे हम ट्यूटी बोलते हैं, जो सिखा रहा होता है उसे हम ट्यूटर्स बोलते हैं। यह आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देता है। तो इससे जो बच्चे सिखा रहे होते हैं उनमें भी आत्मविश्वास आता है, क्योंकि वो पढ़ा रहे हैं, उनको नॉलेज उनकी एनहेंस हो रही है। और जो सीख रहे होते हैं उनमें भी आत्मविश्वास आ रहा है, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं, उनको सब चीज़ें पता चल रही होती हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। सेकेंड आते हैं हम सोशल लर्निंग, जिसे हम सामाजिक शिक्षा भी बोलते हैं। सामाजिक शिक्षण, अब इसमें क्या है, सोशल लर्निंग क्या है? सोशल लर्निंग वह सीख है, सॉरी मैंने यहाँ से तो किया ही नहीं ऊपर इसको। सोशल लर्निंग वह सीख है जो व्यक्तिगत या समूह में सीखने की अपेक्षा व्यापक स्तर पर होती है। व्यापक यानी कि बड़े स्तर पर, ठीक है। अभी तक हम एक क्लासरूम के बारे में बात कर रहे थे, मित्र शिक्षक के बारे में। सोशल लर्निंग होती है हम किसी से भी सीख सकते हैं। यह सामाजिक स्तर पर सामाजिक संपर्क के माध्यम से साथियों के बीच में होती है। सपोज मेरा कोई फ्रेंड कोई दूर रह रहा है, वो अलग जगह से पढ़ रहा है, या मेरे कज़न हो गया वो अलग जगह से, सेम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को वहाँ दूर से भी सिखा सकते हैं। एक हेडिंग और मतलब पॉइंट है, एक प्रक्रिया के रूप में सोशल लर्निंग। अब प्रक्रिया कैसे है, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। यह दर्शाता है कि इसमें शामिल व्यक्तियों की समझ में बदलाव आया है। अगर हम दूर से ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है, हम बदलते हैं थोड़ा सा ना। सेकेंड पॉइंट है, ये प्रदर्शित करता है कि यह परिवर्तन व्यक्ति से परे हो जाता है
और व्यापक सामाजिक इकाइयों या व्यवहार के समुदायों में स्थित हो जाता है। अब जो ये है कि ये जो परिवर्तन हमारे अंदर आता है ना, सपोज़ वो बंदा या बंदी है नहीं हमारे पास जो हमें सिखा रहा है, और क्योंकि ये बहुत एक व्यापक जो है ना, बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो इसमें हम अपने आसपास के माहौल से अलग हट जाते हैं और हम बाहर से सीखते हैं। बहुत सारी फोरम्स हैं, और सपोज़ जैसे मैं ही आपको यहाँ पर यूट्यूब में बता रही हूँ, तो मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। तो इस तरह से भी अगर आपके अंदर ज्ञान आ रहा है और आप ये नोट्स लिख रहे हो और आप अपने क्लास में जाएंगे और बोलेंगे मैंने ये नोट्स लिख लिए थे, तो होता ही है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने कर लिया है आपका काम। इसी का थर्ड पॉइंट है, यह सामाजिक बातचीत और सामाजिक नेटवर्क के भीतर अभिनेताओं के बीच प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है। अब ये जो सोशल हम लोग एक दूसरे से चैटिंग करते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, तो इसी के माध्यम से हम एक दूसरे को कन्वे कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने मतलब इंफॉर्मेशंस जो होती हैं हमारे पास, वो हम एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अब इसी थर्ड पॉइंट का भी फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं हम इसको। इसमें है सोशल लर्निंग में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में एक सीखने वाला व्यवहार है जो सहज या आंतरिक बलों के बजाय पर्यावरणीय प्रभावों से नियंत्रित होता है। ओके। अब सेकंड पॉइंट है, सीखने की अवधारणा के अग्रणी प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा है। आपने बंडूरा सुना होगा, अल्बर्ट बंडूरा का नाम ना। इनका एक एक्सपेरिमेंट भी था साइकोलॉजी में। इन्होंने असंख्य अध्ययनों को दिखाते हुए ये बताया कि जब बच्चे दूसरे को देखते हैं तो वे व्यवहार के कई रूपों को सीखते हैं, जैसे कि साझाकरण, आक्रामकता, सहयोग, सामाजिक संपर्क आदि। होता ही है, हम आपस में, चाहे हम बच्चे हों या हम बड़े हों, अगर हम दूसरों को देखेंगे नहीं तो हम सीखते नहीं हैं। हम जितने भी बड़े हो जाते हैं, हम तभी भी लोगों को देख देख के सीखते हैं कि अच्छा उसने ऐसे किया, हाँ ऐसा ही हमें भी करना चाहिए, हमें थोड़ा सा चेंजेस अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। साझाकरण, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम दूसरों को देखते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ किसी चीज़ को मतलब आपस में शेयर करते हैं, कैसे कोऑपरेटिव रहते हैं एक दूसरे के साथ, और गुस्से वाला व्यवहार भी कई बार सीखा जाता है, तो बच्चे इसको जल्दी कैच करते हैं। नेक्स्ट है, बंडूरा के बाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि अवलोकन के आधार पर सोशल लर्निंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 3 चरण शामिल है। अब बंडूरा के बाद जो मनोवैज्ञानिक आए, मतलब साइकोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने अवलोकन किया, मतलब ऑब्जर्वेशन किया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये जो सोशल लर्निंग होती है एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें 3 स्टेप्स शामिल होते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है दूसरों की प्रतिक्रियाओं के संपर्क में, दूसरों की, जैसे हम उनकी देखते हैं कि वो किसी चीज़ पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, उससे हम सीख सकते हैं। सेकंड बताया उन्होंने चरण, एक व्यक्ति जो देखता है उसका अधिग्रहण करता है। जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि हम जो देखते हैं हम उसी को सीखते भी हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाते हैं। थर्ड आया स्टेप, बाद में रूपित स्वीकृति किसी के स्वयं के व्यवहार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अगर कोई हमारे काम को अच्छा बताता है तो वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक हो जाता है और हम अपने व्यवहार को उसी वैसा ही रखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ सोशल मीडिया के साथ सीखने के रूप में सामाजिक शिक्षा भी प्रचलित है। फेसबुक, ट्विटर जैसे ओपन प्लेटफॉर्म एवं विभिन्न प्रकार की लर्निंग एप्लीकेशंस से सीखना तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी शिक्षक या शिक्षार्थी के दृष्टिकोण से इसे व्यक्तिगत ज्ञान का प्रबंधन भी माना जाता है। तो आई होप आपको ये सोशल लर्निंग समझ में आया होगा। सी पॉइंट में चलते हैं, चिंतनशील अभ्यास या चिंतनशील शिक्षण क्या होता है। जैसे कि सब जानते हैं कि शिक्षण एक जटिल और उच्च कौशल गतिविधि है तथा शिक्षकों को ये निर्णय लेने का अभ्यास करना चाहिए कि वो सीखने के कार्य को कैसे निर्धारित कर सके। जैसे कि आप भी बडिंग टीचर्स हैं, तो आपको ये अभी से अपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको सीखने का कार्य को कैसे आप उसको निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को ना। सेकेंड पॉइंट है, ये शिक्षण व्यक्ति को अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ नेतृत्व की दिशा में समय के साथ प्रगति करने में सक्षम बनाता है। जो चिंतनशील शिक्षण है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग
जिसे हम बोलते हैं, इसमें हम मतलब उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो दूसरे पे क्या उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसके बाद ना। थर्ड पॉइंट है शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत रूप से चिंतनशील शिक्षण पूरा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थियों के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो। ओके, सेकेंड लास्ट पॉइंट है चिंतनशील शिक्षण का मतलब है कि आप कक्षा में क्या कर रहे हैं यह देखने के बारे में सोचना है आपको कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। यह एक आत्म मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है, मतलब इसे हम सेल्फ असेसमेंट भी कह सकते हैं। इनसाइट जो हमारी होती हैं उसको भी हम देख सकते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, अपना इनसाइट इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं ना। और हमारे जो मन की अंतर्निहित मान्यता है तो हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कैसे कर सकते हैं। और जैसे हम लोग सभी सोचते हैं तो ये वही होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, हम अपना ताकि दूसरों के पे कैसे प्रभाव पड़ेगा हम सोचते हैं ना, प्लानिंग करते हैं अपने मन में कभी कभी। सेम वैसे ही लास्ट चिंतनशील शिक्षण का तात्पर्य शिक्षक के विचारों और टिप्पणियों के साथ साथ हमारे छात्रों के संग्रह, रिकॉर्डिंग और विश्लेषण की एक अधिक से अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया से है जिसे परिवर्तन करना है। ओह माय गॉड, ये एक बर्ड आई है यहाँ पर बिल्कुल नई सी है और वो आवाज़ निकाल रही है। सॉरी आपको उसकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा होगा, पर मैं उसे भगा नहीं सकती। वो मेरे बिल्कुल विंडो के पास वाले जो मेरा ट्री है यहाँ पर एक, उस पर बैठी है। अब आप समझ गए ना चिंतनशील शिक्षण का तात्पर्य क्या है। शिक्षक के विचारों और टिप्पणियों के साथ साथ जो भी वो कमेंट कर रहे हैं, जो भी उसके शिक्षक के थॉट्स हैं, और साथ साथ जो छात्रों का जो संग्रह होता है, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, उनका एनालिसिस होता है, उसके साथ हम एक जो परिवर्तन होता है उनके अंदर ना, वो आता है चिंतनशील शिक्षण में। अब हम आते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक्स, बहुसंवेदी शिक्षण टेक्निक्स क्या बोलते हैं, तकनीक क्या होता है। इसमें फर्स्ट है ये होता क्या है इस, और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बहुसंवेदी शिक्षण तकनीक को सीखने में अंतर वाले बच्चों पर अक्सर उपयोग किया जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल नहीं होते, जो थोड़े से जिन्हें सिखाना होता है, दिव्यांग बच्चे, उनके लिए बहुविषयक शिक्षण तकनीक तथा रणनीतियाँ छात्रों को कई स्तरों पर उलझाकर सीखने को प्रेरित करती है। तो ये जो होती है ना, ये छात्रों को क्या करती है, कई जगह पे उनको उलझा देती है थोड़ा थोड़ा ना, ताकि वो अपने आप से सीखें। थर्ड पॉइंट है यह छात्रों को किसी कार्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कुछ या सभी इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जो मल्टी सेंसरी है, मल्टी सेंसरी मतलब उसमें आप नाम ही से जान सकते हो कि ये छात्रों को क्या करती है कि उसके सारी जो उनकी इंद्रियां हैं, उनके सारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो सारा उपयोग करें वो अपने ना, जो भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि किसी कार्य के बारे में सूचना एकत्रित करना, उन सूचनाओं को जोड़ना जिन्हें वे पहले से जानते हैं या समझते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट था, इसी के अंदर ये 7 पॉइंट्स आएंगे। अब इसका भी थर्ड पॉइंट है समस्याओं को हल करने में शामिल तर्क को समझना, समस्या प्रधान कार्यों को जानना, अशाब्दिक तर्क कौशल में टैप करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझना और जानकारी याद रखना। ये 7 पॉइंट्स इस थर्ड पॉइंट के अंदर हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इस तकनीक का उपयोग करने का अर्थ है कि बच्चे को एक से अधिक माध्यम से सीखने में मदद करना। मतलब हमें एक से अधिक माध्यम मिलते हैं और हम अपने सारे सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करते हुए उसको सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश शिक्षण तकनीकों का उपयोग दृश्य श्रव्य का उपयोग करके किया जाता है। जो ये टेक्निक्स है ना, इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री होती है हमारी, तो उन्हीं का उपयोग करके हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये तकनीक छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए अपने व्यक्तिगत क्षेत्रों की ताकत का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। जो ये टेक्निक है ना, जो मल्टी सेंसरी टेक्निक है, इससे हम छात्र बहुत अच्छे से सीखते हैं और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके सीखते हैं और उनको यूटिलाइज करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सभी बच्चे इस तकनीक से लाभान्वित हो सकते हैं, वे भी जिन्हें सीखने या ध्यान देने वाले मुद्दों के लिए कोई मुद्दा नहीं होता। मतलब इसमें सारे ऑल ओवर जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे नॉर्मल हो गया या मतलब कैसा भी उनको कोई प्रॉब्लम है ना, वो सारे बच्चे इनसाइड इस टेक्निक से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट, कई इंद्रियों का उपयोग करके बच्चों को सीखने के तरीकों से जुड़ने के लिए नए तरीके मिलते हैं। यह तकनीक बच्चों को उन तरीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करने की अनुमति देता है जो उन्होंने सीखा है। अभी मल्टी सेंसरी को आप ध्यान में रख के सारे नोट्स इसको बना सकते हैं कि, और आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ जोड़ सकते हैं अगर आपको पता है तो। लास्ट पॉइंट है, यह टेक्निक सभी बच्चों को बदलती ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है तथा कक्षा के प्रत्येक बच्चे को सीखने के कई तरीके प्रदान करके सफल होने का मौका देता है। तो ये जो टेक्निक है ये सारे बच्चों को उनकी जैसे चेंजेस होती जाती है ना, हमारी सारी नीड्स थोड़े थोड़े टाइम के बाद कभी हमें कुछ चाहिए होता है, कभी हमें कुछ चाहिए होता है, तो उन सारी चीज़ों को ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है और कई तरीके प्रदान करने के सफल होने का मौका भी देता है। तो गाइज ये यूनिट 3 का पॉइंट 3 कंप्लीट हो रहा है। कल हम यूनिट 5 करेंगे, उसका पॉइंट ये होगा, नीड फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन और वेरियस टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, ये हम करने वाले हैं कल। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप अच्छे से नंबरों से पास हो जाओगे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मैं आपके लिए नोट्स लाती रहूं। और थैंक यू सो मच।